गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि कुल बायोलॉजी। तो बच्चों, मैंने रिसेंटली इस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है, दैट इज ऋषि कुल बायोलॉजी। ओके, तो देखते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आई विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी सेज एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, पेज नंबर 88। यस, पेज नंबर 88 पर आप देखोगे एनसीईआरटी सेज एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वन। ओके, तो बेटा आप देखो, ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? ओवरव्यू का मतलब हो जाता है कि एक पर से कॉन्सेप्ट, ओके, एक जनरल कॉन्सेप्ट सेल्स के बारे में। तो जो भी माइक्रोस्कोप, टी श्वान ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा, सेल वॉल भी देखा। तो उस समय क्या था कि जो भी माइक्रोस्कोप अवेलेबल थे एट दैट टाइम, द माइक्रोस्कोप अवेलेबल वाज जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। फाइनली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ बाय नॉल एंडर्स का, तब वैज्ञानिकों ने सेल को, चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो या सेल यूकैरियोटिक हो, हर एक सेल को डिटेल स्ट्रक्चर में स्टडी करना स्टार्ट किया विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को इसका फाइनल क्रेडिट जाती है। तो आप ये देखिए, यहां 3 सेल के डायग्राम मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको पहले ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी सेल एनिमल की है, कौन सी सेल प्लांट की है, और कौन सी सेल इसमें प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल है। राइट? यस, बिल्कुल सही कहा आप बच्चे ने, जिसने भी कहा। आप पहले देखिए, इन दोनों सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डेफिनेशन होती है, इट शुड बी कवर्ड विथ 2 मेम्ब्रेन। इस पर 2 मेम्ब्रेन होनी चाहिए और दोनों मेम्ब्रेन इस पर, yes, that is the a well defined nucleus, that is the characteristics of a well defined nucleus। तो ये दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू या वेल डिफाइंड, एंड कैरियन का मतलब होता है ग्रीक में न्यूक्लियस। ओके, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। A cell with a well defined nucleus is called a eukaryotic cell। Clear? A cell without a well defined nucleus or a cell with a primitive type of nucleus, incipient type of nucleus, मतलब पुराने टाइप का न्यूक्लियस जिसमें आ जाए, तो ऐसे सेल्स को नाम दिया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस डायग्राम में आप देखोगे, दिस इज द थर्ड वन, इज द प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरियल डीएनए आप देख रहे हो, ये बैक्टीरियल डीएनए ये कंप्लीटली इसके साइटोप्लाज्म में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल डीएनए आपका फ्रीली लाई है, फ्रीली ये आपकी प्रेजेंट है। क्लियर? तो जब डीएनए फ्री साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, जैसे न्यूक्लियस की जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसे सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये बात आपको क्लियर हुई? तो अभी जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आई एम गोइंग टू टीच यू द एन ओवरव्यू ऑफ सेल। लेटर ऑन आई विल डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल। आपको मैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों को मैं इसे डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है, अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, फाइन। तो बेटा अब ये तो अब क्लियर हो गई, ये हो जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए यहां मैंने लिख भी दिया प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये बताए ये कौन सी सेल है? यस, इसमें प्लांट सेल कौन सी है और एनिमल सेल कौन सी है? बिल्कुल सही आंसर। आप कैसे देखोगे? क्योंकि न्यूक्लियस के पोजीशन को देखें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस
सेंट्रल पोजीशन पर होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रल रीजन में एक सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज देन एन एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल, राइट। तो जब वैज्ञानिकों ने इसे स्टडी किया तो इनमें कुछ चीजें डिफरेंस मिले तीनों में। इन सारे डिफरेंसेस को मैं आपको डिस्कस करते चलता हूं। सबसे पहले आप देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाते हैं यानी बैक्टीरियल सेल्स, साइज की अगर आप बात करो तो बैक्टीरियल सेल्स आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब जितने भी बैक्टीरियल सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, साइज की अगर बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में काफी छोटे होते हैं। जैसे आप देखोगे, अगर टिपिकल बैक्टीरिया की बात की जाए तो 1 to 2 माइक्रोन मीटर, माइकोप्लाज्मा 3 माइक्रोन मीटर, है ना। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो ये 10 से 20 माइक्रोन मीटर इनका साइज होता है। 10 to 20 माइक्रोन मीटर, मतलब 10 टाइम्स ये बड़े होते हैं, 10 गुना ये बड़ा होते हैं, 20 गुना बड़ा होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहली बात कि यहां पर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि आप क्लियरली यहां आप क्लियरली उस डायग्राम में देख सकते हो। इट्स क्लियरली रिटन देयर ऑन द बोर्ड। आफ्टर दैट व्हेन यू लुक ऑन द बोथ prokaryotic and eukaryotic cell, in case of eukaryotic cells you will find a well defined nucleus, जो पहले बता दिया था। दूसरी बात, आप देखोगे जो बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल, ये यहां जो सेल एनवेलप प्रेजेंट है, सेल एनवेलप जो आपको यहां दिख रही है, अगर आप विदाउट मैग्निफिकेशन, मतलब आप डायरेक्टली जब आप ऑब्जर्व करते हो, यू विल फाइंड अ सिंगल एनवेलप प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल सरफेस, राइट। यही एनवेलप क्या करती है, यही एनवेलप बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को कवर करने का काम करती है। लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन को बढ़ा देते हो बच्चों, यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे वो यहां पर क्लियरली 3 डिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है, 1, 2 एंड 3। तो ये जो 3 लेयर्स हो जाती है, इसमें सबसे बाहर की लेयर, मतलब आउटर मोस्ट लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। आपको अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानने की जरूरत है। इन सब को अगले वीडियो लेक्चर में आपको प्रोकैरियोटिक सेल को आपको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्लियर। जैसा एनसीईआरटी में अभी आपको केवल ओवरव्यू, जो सुपरफिशियली आपको तीनों सेल्स के बारे में जानना है। ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर बैक्टीरियल सेल वॉल, दिस बैक्टीरियल सेल वॉल डिफर्स देन अदर सेल वॉल इन कंपोजिशन, जैसे प्लांट सेल वॉल, फंगल सेल वॉल। इन सेल वॉल से बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोजिशन में अलग होती है, राइट। थर्ड और इनरमोस्ट लेयर कौन सी दिख रही है, यस, द इनरमोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर की लेयर है, और ये कॉमनली पाई जाती है हर एक सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is present in all kinds of cells, whether the cell is prokaryotic in nature or eukaryotic in nature। तो सेल चाहे प्रोकैरियोटिक टाइप हो या फिर सेल यूकैरियोटिक टाइप हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। एंड नीट में बहुतों बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली प्रेजेंट इन E. coli, cyanobacteria, mycoplasma and rhizopus। तो rhizopus हो जाते हैं फंगाई, E. coli, mycoplasma and
माइकोप्लाज्मा दीज कम आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आपका एक ऑप्शन क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखो यहां क्या होता है कि कभी कभी जो नीट में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बच्चे देखोगे, अभी मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की जगह क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स बेस्ड दे दिए कि प्रोकैरियोटिक के ये एग्जाम्पल्स हैं और यूकैरियोटिक का ये एग्जाम्पल है। तो बाय यूजिंग आवर कॉमन सेंस, हम लोग कॉमन सेंस यूज कर इसका आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये प्रोकैरियोटिक सेल का है या यूकैरियोटिक सेल का है। क्लियर। चलो, अब ये बैक्टीरियल डीएनए जैसा मैंने आपको बताया, ये मीसोसोम कहते हैं इसे, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली है, कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। अब बात हो जाती है एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंपेयर करने की। तो साइज की अगर बात करें, जैसा आप क्लियरली यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो, प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। प्लांट सेल साइज में एनिमल सेल से बड़े होते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस की पोजीशन मैंने आपको पहले ही बता दी, जिसके कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर जितने भी लिक्विड है इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये बिल्कुल क्लियरली डिफरेंशिएट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म को वो पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब बेटा यहां देखना है आपको कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में आप देखो एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करते हुए एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे नाम दिया जाता है सेल वॉल। क्या कहते हैं इसे, सेल वॉल। तो चूंकि ये प्लांट के सेल वॉल है जो कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में बैक्टीरियल सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल से डिफरेंट होती है, इसलिए इसे अलग से नाम दिया था आपका प्लांट सेल वॉल। क्या कहते हैं इसे, यस, प्लांट सेल वॉल। तो ये हो गया आपका प्लांट सेल वॉल जो मेनली सेलुलोज की बनी होती है। इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। ओके। एनिमल सेल में की जो सबसे बाहर की बाउंड्री है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब आप ये देखिए कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं जो एनिमल सेल्स में पाए गए लेकिन प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। राइट। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे सेंट्रोसोम, या इसी को कहता है अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में कहीं कहीं देखे जाते हैं, लेकिन हायर प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होते हैं। सिमिलरली क्या हो जाते हैं, यहां पर लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट बट जनरली एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। राइट। So these structures, some structures are commonly present in animal cell, but generally absent in plant cells. Okay. अब इस पर देखते हैं, यहां पर क्या होता है कि प्लांट सेल्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। राइट। सिमिलरली आप इसमें देखेंगे जो रिजर्व फूड मटेरियल हो जाती है एनिमल सेल्स में, वो क्या होती है, यस, रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन एंड फैट। लेकिन प्लांट सेल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल हो जाती है वो क्या होती है, वेरी गुड आंसर, स्टार्च। स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट सेल्स। अब इन दोनों में बात हो जाती है कि सर ये तो थोड़े से डिफरेंस जो आपको ओवरव्यू जो सेल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए गए। प्रोकैरियोटिक सेल में यह देखा जाता है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल
मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब देखो, सेल में कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हो जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। These three cell organelles have two envelopes। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप यहां डायग्राम में देखो, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स जैसे अमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन की बनी होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद कुछ मेम्ब्रेन ऐसे हो जाते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिंगल मेम्ब्रेन जैसे क्या हो जाएगी? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सो ऐसे जो मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड हो या डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड हो, ये आपके कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, राइट? Any membrane bound cell organelle is completely absent in a prokaryotic cell, right? यही रीजन है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी आपको लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम या प्लास्टिड्स, इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी आपको ऑब्जर्व नहीं होते, राइट? तो अब इसमें कितने एनवेलप पाए जाती है? आप देखोगे बैक्टीरियल सेल में सिंगल एनवेलप, मतलब केवल आउटर मोस्ट बाउंड्री जो अंदर के पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करती है, क्योंकि अंदर के किसी भी सेल ऑर्गेनल में कोई भी एनवेलप नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है सिंगल एनवेलप सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी बहुतों बार पूछा गया है। सिंगल एनवेलप सिस्टम इज प्रेजेंट इन, सिंगल एनवेलप सिस्टम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है, राइट? आप इजीली चूज कर लोगे, आई हैव फेथ ऑन यू। चले, तो आप इसमें देखोगे सर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं। यस, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। तो जितने भी आपके जैसे राइबोसोम, सेल ऑर्गेनल्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, आप देखोगे राइबोसोम इज कंप्लीटली नैक्ड पार्टिकल, मतलब राइबोसोम के ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं होती है, ठीक है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, ये याद रखना। अब बात आते हैं कि सर यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाई जा सकती है? यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं, लाइक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल में सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जो आपको मैंने बताया। डबल मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर तीनों पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स यहां पे ऑब्जर्व किए गए। तो ये आपको हो जाता है सेल एंड ओवरव्यू। मैं आपको अब एनसीईआरटी डिस्कस करता हूं, एनसीईआरटी इस बारे में और क्या कहती है। उसके बाद मैं आपको बैक्टीरियल शेप एंड साइज भी डिस्कस करूंगा, राइट? चलिए, तो आप देखें एनसीईआरटी पेज नंबर 88 पर आ जाएं। इस पेज नंबर 88 पर आप सारे बच्चे देखोगे एनसीईआरटी में एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यस, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ओनियन पील। ओनियन पील मतलब प्याज के छिलके, जो आप डेली सलाद में या फिर सब्जी बनाते समय घर पर किचन में यूज करते हो। एंड और ह्यूमन चीक। अब देखो बेटा क्या होता है, जब ओनियन पील आप लेते हो तो ओनियन पील में obviously you will find the plant cells, not animal cells।
जब ह्यूमन चीक आप इनसाइड आप जब कोर्स करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट द एनिमल सेल्स, आपको वहां पर एनिमल सेल्स मिलेंगे, राइट। तो एनिमल सेल्स मिल जाते हैं, प्लांट सेल्स मिल जाते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप let us recollect this dire structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. आप इस सेंटेंस को यहां इस लाइन से मिलाओ। आउटर मोस्ट बाउंड्री इज द सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। इस जो किसको कवर करती है? अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है, राइट। The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. मतलब ह्यूमन चीक के अंदर जो सेल पाए जाएंगे, ऑब्वियसली वो सारे सेल्स एनिमल सेल्स होंगे। तो जो एनिमल सेल्स हैं, तो इनकी जो बाहर की बाउंड्री, डीलिमिटिंग मतलब ये जो है इसको जो उसको लिमिट करती है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? Inside its cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हर एक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे के अंदर के साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो मैं आपके सामने एनसीईआरटी रीड आउट कर रहा हूं, सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन व्हाइल रीडिंग द एनसीईआरटी, राइट, ताकि आपको एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर से ही समझ में आ जाए। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. मतलब जिसमें भी ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इस सब को नाम दिया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आर एच विटेकर ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स चले आते हैं। बाकी जो 4 किंगडम है, एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा को छोड़कर बाकी जो 4 किंगडम आपको मैंने बताया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल, इन चारों किंगडम के जो सेल्स हो जाते हैं या ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, राइट। तो अब इस पे चले हम लोग आगे, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपको। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जैसा आप लोग क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में जो सेल के अंदर सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मतलब ये कंप्लीट वाटर नहीं है, वाटर के साथ इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें अगर आप इसके स्ट्रक्चर को जनरली देखें तो वाटर कितनी हो जाती है, 90 to 92% वाटर होती है प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैटेरियल्स का मतलब हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटेरियल्स कितने हो गए, यस, ऑर्गेनिक मैटेरियल्स हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, एंजाइम्स, को एंजाइम्स, इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक मैटेरियल। ये कितने हो जाते हैं, लगभग 6 to 8%। इन ऑर्गेनिक मैटेरियल्स, इन ऑर्गेनिक मैटेरियल्स में क्या क्या चले आते हैं, यस, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन। तो ये आयनिक फॉर्म्स में जनरली होते हैं 1 to 2%, राइट। तो ये सेमी फ्लूइड नेचर की बन जाती है, फाइन। तो अब बेटा इसमें आप देखो क्लियरली, जैसा आप यहां देख सकते हो, एनसीईआरटी कहती है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। एरेना का मतलब हो जाता है हिंदी में अगर आप देखें तो रंगमंच। जैसे आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि कोई फंक्शनल एक्टिविटीज को परफॉर्म कराना हो, तो वहां पर आप देखोगे, वहां पर क्या हो जाते हैं कि एक प्लेस हो जाता है जहां पर सारी फंक्शनल एक्टिविटीज को परफॉर्म कराया जाता है, राइट। तो बेटा देखिए इसमें सीधी सी बात है,
द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आप ये देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो रीजन है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म स्पेशली। तो यहीं पर क्या हो जाते हैं सारी मेटाबॉलिक मतलब कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो जाता है कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन प्रोसेस, एनाबोलिज्म मतलब क्या हो जाएगा मतलब बिल्ड अप प्रोसेस। अब सिंपल सी बात है, आप यहां देखो अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है अमीनो एसिड्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। सिंपल से प्रोसेस आप याद रखना, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल जब क्या होता है जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो इसको कहा जाता है आपका कैटाबोलिज्म। जैसे ये मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है ना, ये ब्रेक हो गए, लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल कॉल्ड कैटाबोलिज्म। अब ये दो सिंपलर मॉलिक्यूल्स दोनों असेंबल होते हैं, गेट टुगेदर एंड फॉर्म a larger molecule that is called anabolism, right? Both catabolism and anabolism together called metabolism। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपके फ्यूचर में काफी काम आएगी। तो आप देखो कि साइटोप्लाज्म में मेन एक्टिविटी होती है मतलब मेटाबॉलिज्म, बोथ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का मेन साइट क्या होता है? यस, मेन साइट इज द साइटोप्लाज्म, राइट? Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state। कभी भी सेल के साइटोप्लाज्म में रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब सेल हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, मतलब सेल इज ऑलवेज इन नॉन स्टेडी स्टेट, राइट? चैप्टर 1 में, यूनिट 1 के चैप्टर 1 में लिविंग स्टेट की एक क्राइटेरिया होती है, आप पढ़ोगे, या बायोमोलिकुल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें एक एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन है, लिविंग स्टेट इज अ नॉन स्टेडी स्टेट, मतलब ये कभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं आता है, हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ऑल द टाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, जिसके कारण सेल क्या हो जाता है? ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ लिविंग स्टेट। जैसे ही कोई सेल डेड हो गया मतलब ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो गए, परमानेंटली क्या हो जाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टेडी स्टेज में चले जाते हैं, मतलब कि रिएक्शंस इम्पॉसिबल है और वो नॉन लिविंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? बिसाइड्स द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अलावा the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles। मतलब न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में आप देखो तो और भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो जाए या सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स हो जाए, राइट? या विदाउट मेम्ब्रेन भी हो जाए, जैसे राइबोसोम होती है ना? आप सारे स्मार्ट बच्चे हो, समझ ही रहे हो। Like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles। Prokaryotic cell में ऐसा कोई भी membrane-bound cell organelle present नहीं होता है, पहले ही मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, राइट? Ribosomes are non-membrane-bound organelles found in all cells, both यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो राइबोसोम पहली बात सेल की सबसे छोटी सी सेल ऑर्गेनल है, द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अ सेल इज द राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both prokaryotic as well as eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in plants and mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum। ये क्वेश्चन नीट में अनेकों बार पूछे गए हैं कि राइबोसोम की पोजीशन क्या होती है।
तो चूंकि राइबोसोम आपको पढ़ना है तो वहां पर आपको मैं जरूर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपको सेल अच्छे से पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आप एनसीईआरटी की इस बात को याद रखें कि जो राइबोसोम्स हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं फ्री राइबोसोम के फॉर्म में, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, या फिर आपको क्या होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें कहां पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर या तो अटैच होंगे, या फिर आपके क्या हो जाते हैं, फ्री राइबोसोम के फॉर्म में भी होते हैं, पोली राइबोसोम के फॉर्म में भी होते हैं। साथ ही साथ क्या हो जाता है कि आप ये देखो यहां राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। ये अलग बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम का टाइप, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लांट सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनका टाइप डिफरेंट होता है। ठीक है, 70s 80s जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो ये हो गई राइबोसोम की पोजीशन। इस पोजीशन को आप सारे बच्चे याद रखेंगे। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल के बने होते हैं, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल टुगेदर फॉर्म सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं, और साइटोप्लाज्म में कब दिखाई देते हैं, जब एनिमल सेल डिवाइड करती है, राइट। जब एनिमल सेल डिवाइड करेगी तो साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व होंगे, अदरवाइज क्या हो जाता है, सेल डिवीजन के अलावा नॉर्मली साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल दिखाई नहीं देते, राइट। तो सेंट्रोसोम में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होते, इस बात को भी आप याद रखें, मेम्ब्रेन लेस है। अब है सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज और सेल की एक्टिविटी। तो अब जैसे ओवरव्यू ऑफ सेल का जो टॉपिक था ये मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेल की एक्टिविटी, जैसे सेल के साइज, सेल का शेप, सेल की साइज क्या होती है, शेप क्या होती है, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, सेल, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, एनिमल सेल, शेप ऑफ द सेल, ये क्यों वैरी करती है, कितने शेप हो सकते हैं, स्मॉलर द सेल मोर एक्टिव, मतलब सेल स्मॉलर साइज का तो ज्यादा एक्टिव होगा, लार्जर साइज का तो कम एक्टिव होगा। तो ये सारी चीजें जो सेल से रिलेटेड है, ये सब मैं आपको सेल अगले वीडियो लेक्चर में, जो थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है 20 मिनट्स तक का, उसमें मैं आपको ये सारी बातें अच्छे से डिस्कस करूंगा, राइट। तो बेटा आप सारे बच्चे को, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मैंने उसका आंसर भी दिया कमेंट में। सो प्लीज राइट एनी पॉजिटिव कमेंट, एंड if you have any doubt related to this video lecture, you can ask the same question in the comment section, right? So as I told that recently I have changed the video name ऋषिकुल बायोलॉजी। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है YouTube चैनल का, और इसका YouTube चैनल का नाम हो गया ऋषिकुल बायोलॉजी। तो आप इसके नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज मच एज पॉसिबल, और जो भी आपके नोन में है, रिलेटिव्स में, आप उनको जरूर से जरूर कहो कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।